Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we will cover appeal from orders under order 43 of CPC. इसमें हम एक्सप्लेनेशन अपना फॉर्मेट एफिडेविट केस लॉ कवर करेंगे। आर सब्जेक्ट इज ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे मीनिंग ऑफ स्टे एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इन अपील अंडर ऑर्डर 43 CPC। सो अब स्टे एप्लीकेशन क्या होती है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जिसे ना अपीलेंट कोर्ट को किया जाता है। ठीक है, मेड टू द अपीलेंट कोर्ट टू टेम्परेरी स्टॉप द एग्जीक्यूशन, यानी जो एग्जीक्यूशन है, कोई ऑर्डर है जिस चीज़ को पूरा करा जा रहा है तो उसको टेम्परेरी तरीके से स्टॉप कर दीजिए। ठीक है ना, कोई ऑर्डर है, कोई जजमेंट है जो पास किया गया है कि ऐसा करना है, फॉर एग्जांपल कुछ खाली करवाना है कोई घर, तो उसे टेम्परेरी तरीके से स्टॉप कर दीजिए, अभी के लिए स्टॉप कर दीजिए, टेम्परेरी नॉट परमानेंट। ठीक है, ऑर्डर जजमेंट पास बाय द, और वो किसकी तरफ से होती है वो जजमेंट, लोअर कोर्ट की तरफ से। ठीक है, अनटिल द अपील इज़ डिसाइडेड, जब तक वो अपील हायर कोर्ट में कर रहे हैं उसका डिसीजन नहीं आ जाता। जैसे कि लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया, तो पहले वो टेम्परेरी जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको स्टॉप करवाएंगे और वेट करेंगे कि हाई कोर्ट क्या, मतलब हायर कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। मैं ये नहीं कि हाई कोर्ट, बट हायर कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, जो भी उनका कोर्ट है, यानी कि अपीलेंट कोर्ट। नाउ जो मतलब कि जो दूसरे कोर्ट में वो जाएंगे ना, जिसमें वो कहेंगे कि नहीं हमें डिसीजन सही नहीं लग रहा, तो उसे अपीलेंट कोर्ट बोलेंगे। उन्होंने बेसिकली अपील की है क्योंकि। नाउ व्हेन इज इट फाइल, कब फाइल किया जाता है ये, आफ्टर द लोअर कोर्ट हैज़ पास्ड एन इंटरिम और फाइनल ऑर्डर, जब एक लोअर कोर्ट ने कोई इंटरिम या फिर कोई फाइनल ऑर्डर पास कर दिया हो, ठीक है, जो एग्जीक्यूट होने वाला हो। व्हेन द अग्रीव पार्टी, यानी जिस पार्टी को प्रॉब्लम होती है, वो फाइल करती है अपील किसमें, ऑर्डर 43 रूल 1 CPC में, और सीक करती है टेम्परेरी रिलीफ, यानी कि टेम्परेरी रिलीफ के लिए बोलती है। जैसे लोअर कोर्ट ने ना, मैं आपको एक बार एग्जांपल देती हूँ कि ये ऑर्डर दिया है कि ये प्रेमाइसेस है, इसको खाली कर दो, इस प्रॉपर्टी को खाली कर दो। तो अब क्या होगा कि जैसे बी पार्टी है, उसको प्रॉब्लम हो रही है इस ऑर्डर से, तो वो कहेगा कि नहीं मुझे तो ऑर्डर गलत लग रहा है, ठीक है आपका, लेकिन फिर भी मैं अब अपील करता हूँ इस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो अब आप जब तक प्लीज़ वेट करो, और वो अपील के साथ साथ एप्लीकेशन डालना चाह रहा है कि जब तक जो लोअर कोर्ट ने खाली करने का जो ऑर्डर दिया उसको रोक दो। ठीक है, मतलब कि ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट मत करो, एक बार अपील हम कर लेते हैं, आगे केस जो हायर कोर्ट है वो डिसाइड कर देगा, जो उनका डिसीजन होगा उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, अगर उनका डिसीजन भी सेम होता है तो भी। ठीक है, नाउ व्हाई इज इट फाइल, अभी क्यों फाइल किया जाता है, टू प्रिवेंट इररिपेयरेबल हार्म, कि कोई ऐसी ऑर्डर की वजह से कोई ऐसा हार्म ना हो जाए जिसे रिपेयर ना किया जाए, ऑर्डर गलत हुआ तो इनजस्टिस ना हो जाए, और कोई लॉस ना हो जाए पेंडेंसी ऑफ अपील के दौरान, यानी कि अभी अपील पेंडिंग है, अपील में चल रहा है केस, यानी हायर कोर्ट देखेगी उस केस को, तो उस दौरान कोई दूसरी पार्टी कुछ लॉस ना कर दे जिस पार्टी के साथ गलत हो रहा है उसका। ज़रूरी नहीं है कि जिस पार्टी ने अपील किया वो जीतेगी ही जीतेगी, बट स्टिल एक डाउट आ जाता है अगर कोर्ट उसका जो अपील है वो एक्सेप्ट कर लेती है तो। नाउ एग्जाम्पल है, इफ़ अ लोअर कोर्ट हैज़ ग्रांटेड टेम्परेरी इंजंक्शन, अगर लोअर कोर्ट ने मान लो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया एक पार्टी को, यानी कि स्टॉपिंग देम फ्रॉम एंटरिंग लैंड, की एक पार्टी को बोला कि आप लैंड में एंटर नहीं करेंगे, और दे अपील, यानी वो पार्टी अपील करती है दैट ऑर्डर। ठीक है, वो पार्टी उस ऑर्डर को अपील करती है, वो दे में आस्क फॉर अ स्टे, और वो स्टे के लिए बोलती है कि आप प्लीज़ इस ऑर्डर पे स्टे लगाओ टेम्परेरी इंजंक्शन का, अनटिल द हायर कोर्ट हेयर्स द अपील, जब तक हायर कोर्ट इस अपील को हेयर नहीं करती, यानी आपने जो ऑर्डर दिया उसको रोको, एग्जीक्यूट मत करो जब तक हायर कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आ जाता। रेलिवेंट प्रोविजन, ऑर्डर 43 रूल 1 CPC। ठीक है, लिस्ट द अपीलेबल ऑर्डर्स, एग्जाम्पल है ऑर्डर्स ग्रांटिंग या फिर रिफ्यूजिंग इंजंक्शन। ठीक है, सेक्शन 151 CPC क्या है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट स्टे और एंड्स ऑफ जस्टिस, कि इसके पास, इसमें कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर आती है कि वो स्टे ग्रांट कर सकती है और गलत ना होने दे। नाउ एग्जाम्पल से समझते हैं अब हम इस चीज़ को। प्लेंटिफ फाइल्ड अ सिविल सूट, एक प्लेंटिफ है उसने सिविल सूट फाइल किया है, जैसे ओरिजिनल सूट नंबर हमने ये मान लिया। ठीक है, परमानेंट इंजंक्शन के लिए अगेंस्ट डिफेंडेंट, की प्लेंटिफ को परमानेंट इंजंक्शन चाहिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब जो प्लेंटिफ है
वो लाइक द प्लेंटिव ऑल्सो अप्लाइड फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन। अब प्लेंटिव टेम्परेरी इंजंक्शन भी चाहता है जब तक परमानेंट इंजंक्शन नहीं मिल जाता, ताकि वो स्टॉप कर सके डिफेंडेंट को कि उस प्लॉट में वो एंटर करे। यानी बेसिकली जब तक डिसीजन पूरा फाइनल नहीं आ जाता तब तक आप प्लीज़ टेम्परेरी इंजंक्शन भी पास करो, ताकि जब तक ये केस चल रहा है आप अलाउ नहीं कर सकते डिफेंडेंट को कि वो प्लॉट में एंटर करे, वरना हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस बीच जब तक केस चल रहा है तब में ही डिफेंडेंट को पता है भाई डिसीजन उसके अगेंस्ट जाना है, तो मैं इसमें कुछ तोड़ फोड़ कर देता हूँ या कुछ नुकसान कर देता हूँ, तो प्लेंटिफ शायद उससे बचना चाहता हो। दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू अ सिनारियो, इसमें लिखा नहीं है बट आई एम स्टिल टेलिंग यू। द कोर्ट पास्ड एन इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर। तो कोर्ट ने इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया। इंटरिम इज समथिंग जो बीच में चल रहा है, बीच का लाइक केस के बीच में इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, राइट। सो द डिफेंडेंट फाइल्ड एन अपील। डिफेंडेंट जो है उसने एक अपील फाइल कर दी। अब ठीक है, अंडर ऑर्डर 43 रूल 1 आवर एंड नाउ फाइल्स अ स्टे एप्लीकेशन। और उसने अपील के साथ साथ स्टे एप्लीकेशन भी फाइल कर दी। अब स्टे एप्लीकेशन को कैसे फाइल किया देखते हैं। डिफेंडेंट ने अपना नाम वर्सेस मतलब जो केस का है पूरा, वो जो जो पार्टीज़ हैं इसमें डिफेंडेंट ने फाइल किया तो हमने ऊपर डिफेंडेंट का नाम लिखा है, ठीक है। देन एवरीथिंग इज मेंशनिंग। आई होप आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। मैंने अपने एंड पे बेस्ट समझाने की कोशिश की, फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। कोई भी छोटा मोटा डाउट अगर इसमें रहता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि आपको टेम्परेरी इंजंक्शन, इंटरिम ऑर्डर, ये सारी बेसिक टर्म्स होती हैं। परमानेंट इंजंक्शन, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि मैं मानती हूँ पता होगा भी, बिकॉज हम ये काफ़ी आगे तक ले आ चुके हैं इस प्लेलिस्ट को भी, और ये सारे सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, तो इनमें बहुत ही ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। स्टिल मैंने कुछ जितना मैं लाइक बता सकती थी, जितना मैं उतना कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ विद इन द वीडियो, ठीक है। ये है एफिडेविट हमारा। देन केस लॉ, ठीक है। टी कृष्णा स्वामी चेट्टे वर्सेस सी तांगवेलु चेट्टे, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट इंटरिम रिलीफ शुड नॉट डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ अपील। जो इंटरिम रिलीफ है उसे ना उसका काम डिफीट करना नहीं है, जो पर्पस है अपील का। एंड स्टे में बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट इनजस्टिस। देखो इंटरिम रिलीफ जो दी जाती है ना, वो कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो अपील का पर्पस है यानी अपील का जो कारण है उसको ख़राब कर दे, उसको डिफीट कर दे। किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर कोर्ट को लगता है तो वो स्टे दे सकती है। अगर मुझे लगता है कि कोई इनजस्टिस हो सकता है तो उस सिनेरियो में वो स्टे दे सकती है। बेसिकली यहाँ पे दोनों पार्टीज़ को समझाया जाएगा कि आप एक दूसरे का नुकसान मत करना जब तक कोर्ट अपनी कार्रवाई को पूरा नहीं कर लेती, ठीक है। आई गेस मैंने इसमें एफिडेविट, या इसमें जो एफिडेविट है ये दोनों पार्टीज़ का है। ये रमेश कुमार का था और ये राम का है, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको हर एक चीज़ का मीनिंग्स अच्छे से समझा सकूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन और इम्प्रूव हो सकती है या फिर लाइक और भी इसमें कुछ मैं ऐड कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा कोई सजेशंस है आपकी, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।